अपने मन में यही सोच रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं सोच रहा हूँ वो इत्तेफाक नहीं है? सच में मेरा कहा हुआ सच हो रहा है। मेरी लॉटरी वाली बात भी तो सच हो गई थी। तो क्या अगर मैं बस कुछ सोच लूं तो यश को सबक सिखा सकता हूं? जहां कुलदीप के मन में ये सवाल उठ रहा था कि वो जो भी सोच रहा है वो वाकई सच हो रहा है और वो बस सोचकर ही यश को सजा दिला सकता है, वहीं वो काला साया खिड़की के बाहर हवा में लटका ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जहां एक तरफ कुलदीप कैंटीन में अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तो वहीं उसी कैंटीन की कोने वाली टेबल पर बैठा यश ठाकुर ऑफिस के लोगों की बातें सुन रहा था। दूसरे दरवाजे से कैंटीन के बाहर आकर यश कुलदीप को देख रहा था। अब मुंह तिरछा करके यश खुद से कहने लगा, प्रोजेक्ट चाहिए, आ जाते हैं छोटे शहरों से अमीर बनने का सपना लेकर। मैं भी देखता हूँ तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिलता है। इस बार तुम मुझसे ये मौका छीन नहीं पाओगे कुलदीप। देखने में हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, गंजी आंखें और हल्की दाढ़ी मूछ वाला यश शहर के नामी व्यापारी का बेटा था। व्यापार में अच्छी पोजीशन देने से पहले उसके पिता ने उसे खुद को साबित करने और नौकरी करके खुद की मेहनत से आगे बढ़ने की शर्त रखी थी। यश शुरू से ही पिता के रसूख पर जीता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और वो नाकाबिल साबित होता जा रहा था। वो कुलदीप के साथ कॉलेज से ही था। पढ़ाई करने के दौरान ही कॉलेज से कई लोग इंटर्नशिप पर गए थे, जिनमें यश भी शामिल था। गांव से आया कुलदीप हर मामले में यश से कहीं बेहतर था, इसलिए यश को उससे जलन होती थी। कुलदीप ने यश को देख लिया था और उसे यश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लंबे लंबे कदम चलकर वो यश के पास आया और कहने लगा, तो अब तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया? ये सुनते ही यश ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने कुलदीप की ओर झुकते हुए कहा, भैंस चुरा ली क्या तुम्हारी? गांव में भैंस तो चराते ही होगे तुम। जिस काम में माहिर हो वही क्यों नहीं करते जाकर? वो आगे कुछ कहता या करता कि तभी कुलदीप के फोन की घंटी बजी और कुलदीप ने फोन उठाकर कहा, हाँ नव्या, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। नव्या से बात करता हुआ कुलदीप यश को वहीं छोड़कर वहां से चला गया। ये देखकर यश हैरान रह जाता है और खुद से कहता है, नव्या, ओ, तो दोनों अभी तक साथ हैं। यश हैरान था कि कुलदीप और नव्या इतने सालों बाद भी साथ हैं। नव्या कॉलेज में सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। यश ने नव्या के करीब आने की कोशिश की थी, पर ज्यादा नहीं। यश को लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कॉलेज में वो इस बात से हैरान था कि सारे लड़कों को छोड़कर कुलदीप में उसे ऐसा क्या दिखा। इसलिए वो दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर दोनों को अलग करने की कोशिश करता था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि छोटे गांव से आया एक लड़का उससे ज्यादा काबिल कैसे था और नव्या उसे क्यों पसंद करती थी। ऑफिस की कैंटीन के दरवाजे के पास खड़ा यश बीती बातें याद करता हुआ खुद से बोला, तुम्हें मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगा। एक तंज भरी मुस्कान यश के होठों पर तैर गई। यश ने जेब से फोन निकाला और किसी को फोन मिलाकर कुछ करने के लिए कहा। ऑफिस के सिग्नेचर बोर्ड पर कुलदीप का साइन था। बोर्ड दरवाजे के बाहर लॉबी में लगा था। किसी भी प्रोजेक्ट में सफल होने पर यहाँ साइन करने की रस्म थी। लंच के बाद ऑफिस में वापस आते वक्त यश की नजर बोर्ड पर पड़ी। वो कुलदीप के साइन को नाखून से खरोंचने लगा, पर तभी कुलदीप ने उसे ऐसा करते देख लिया और वो उसके पास आकर बोला, नहीं मिटेगा। इसे मिटाने की कोशिश भी की तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही नाम ऑफिस की लिस्ट से मिट जाए। और हाँ, इसे देखने की आदत डाल लो। ऐसे और बहुत साइन तुम्हें इस बोर्ड में दिखने वाले हैं। यश कुलदीप को गुस्से भरी नजर से देखने लगा। यश की ओर बढ़ते हुए कुलदीप उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, ये प्रोजेक्ट मुझे मिले या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें ना मिलने पाए। इस पर कुलदीप बोला, कोशिश करके देख लो,
हार जाओगे हर बार की तरह। वैसे भी 3 सालों से तुमने कौन सा तीर मार लिया है? मुझसे ज्यादा खुद पर ध्यान देते तो कुछ कर भी पाते। अभी भी समय है, सुधर जाओ। मुझसे जलकर कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए यश के कंधे को थपथपाकर कुलदीप ऑफिस के अंदर चला गया। यश भी कुछ देर बाद ऑफिस के अंदर चला गया। कुलदीप को टाउन जाना था। वहां एक स्टूडियो में नव्या का शूट चल रहा था। नव्या पूरा दिन व्यस्त थी और मिलना भी जरूरी था, इसलिए उसने वहीं जाकर बात करना सही समझा। बॉस से जल्दी छुट्टी लेकर वो टाउन के लिए निकल गया और वहां जाने के लिए उसने राजीव को भी बुला लिया। कुलदीप काफी थक चुका था, इसलिए ऑटो की पिछली सीट पर सिर को टेक देते हुए आंख बंद करके शांत बैठ गया। कुलदीप को सिर्फ ऑटो और बाहर के ट्रैफिक की आवाजें ही आ रही थी। कुलदीप की आंखें बंद थीं, लेकिन वो उन सभी बातों के बारे में सोचकर परेशान था जो उसके साथ बीते दिनों में घटी थी। तभी राजीव ने सवाल पूछा, भैया कैसा गया आपका प्रेजेंटेशन? उसका जवाब देते हुए कुलदीप बोला, हाँ ठीक था। राजीव को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुलदीप का हौसला बांधते हुए कहा, भोले बाबा की कृपा से प्रोजेक्ट तो आपको ही मिलेगा, चिंता ना करो। कुलदीप ने गहरी सांस ली और बाहर गाड़ियों को आता जाता देखते हुए बोला, पता नहीं। तभी राजीव ने अगला सवाल पूछ लिया, वैसे आपको टाउन में कहां जाना है? रेड रोज स्टूडियो चलना है। कुलदीप ने पता बताया। बातें करते हुए दोनों टाउन पहुंच गए। तभी उसने स्टूडियो का बोर्ड देखा और राजीव को रोकते हुए बोला, बस यहीं रुकना है। कुलदीप ने राजीव को पैसे दिए और ऑटो से उतरकर स्टूडियो में चला गया। जहां बाहर राजीव कुलदीप का वेट करने लगता है, वहीं अंदर कुलदीप देखता है नव्या का शूट चल रहा था। नियॉन रंग की मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहने नव्या अलग अलग तरह के पोज दे रही थी। 15 मिनट से कुलदीप काले पर्दे की आड़ में खड़ा ये देख रहा था, पर नव्या का ध्यान ना भटके इसलिए वो सामने नहीं आया। अब नव्या के बाद उसके साथ आई दूसरी मॉडल्स के शूट की बारी थी। नव्या कैमरे के पास रखी सफेद प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर पानी पीने लगी और तभी नव्या ने कुलदीप को देखा। बोली, कुलदीप तुम आ गए, अच्छा किया। नव्या ने शूट की तरफ देखा और फिर कुलदीप से बोली, चलो ना हम उधर चलकर बातें करते हैं, यहाँ डिस्टर्ब होगा। जवाब में कुलदीप बोला, चलो। तभी नव्या उसे शूट के बारे में बताने लगी। तुम्हें पता है ये शूट एक बड़ी फैशन मैगजीन के लिए हो रहा है। इसके बाद मैं कई डिजाइनर की नजरों में आ जाऊंगी, फिर मुझे बड़े बड़े मौके मिलने लगेंगे। ओ कुलदीप, मैं तो बहुत खुश हूँ। कुलदीप उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा, फिर अगले ही पल गंभीर हो गया। उसने नव्या की बाह को पकड़ा और धीमी आवाज में उसने सवाल किया, कल पब क्यों गई थी? बाह छुड़ाते हुए नव्या बेफिक्री के अंदाज से बोली, ओ कम ऑन कुलदीप, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। तुम्हारे कहने पर वापस भी तो आ गई थी। कुलदीप को अब और गुस्सा आने लगा। तुम गई ही क्यों थी? कुलदीप और नव्या की बहस बढ़ने लगी। कुलदीप सवाल करता तो नव्या पलटकर एक और सवाल कर देती। तुम इतना वियर्ड क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुम नहीं जाते तो क्या कोई भी न जाए? देखो कुलदीप, मुझे ये रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? हाई क्लास लाइफस्टाइल के लिए मुझे ये सब करना होगा। कुलदीप ने नव्या पर गुस्साते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये सब नहीं पसंद। आगे से तुम कभी भी पब में नहीं जाओगी। देखो नव्या, ये सब चोचलेबाजी है। तुम इन चीजों से दूर ही रहो तो सेफ रहोगी। कुलदीप को पीठ दिखाकर नव्या ने गुस्सा कर जवाब दिया, कुलदीप मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। तभी डिजाइनर नव्या को तलाशता हुआ वहां पहुंच गया और बोला, नव्या 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 कहाँ है? डिजाइनर ने नव्या को कुलदीप से बातें करते देखा और बोला, हे नव्या, यहाँ क्या कर रही हो? शूट पर फोकस करना था ना? और ये बाल कैसे कर लिए तुमने? नव्या की गर्दन और कंधे पर चिपके उसके बालों को हाथ से हटाते हुए डिजाइनर ने ये बात बोली। वो डिजाइनर नव्या के साथ कुछ ज्यादा ही खुला हुआ था। कुलदीप ये देखकर हैरान था कि नव्या किसी गैर मर्द के साथ इतनी सहज कैसे हो सकती है। कुलदीप की बात अधूरी ही रह गई और डिजाइनर नव्या का हाथ पकड़कर
उसे कुलदीप से हटाकर थोड़ा आगे ले गया। वो ऐसे पेश आता है कि मानो उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। कुलदीप को जैसे उसने देखा ही नहीं। तभी उसका फोटोशूट शुरू हो गया और फोटोग्राफर नव्या के करीब आकर बोला, बीबी तुमने बहुत अच्छे पोज दिए। ऐसे ही काम करती रही तो बड़ी मॉडल बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम इसी तरह के पोज देना, बहुत जल्द हॉट सेंसेशन बनने वाली हो तुम। ये कहकर फोटोग्राफर नव्या को कई अलग अलग तरह के पोज दिखाने लगा। उनमें से कुछ तो काफी अजीब थे। फोटोग्राफर की बातें कुलदीप को काफी अजीब लग रही थी। वो सन्न खड़ा ये सब देखता रहा और सोचने लगा, हॉट सेंसेशन क्या बना रहा है ये नव्या को? नव्या को कोई और शूट नहीं मिला? ये दुनिया बहुत चालाक है, नव्या को समझ नहीं आता। ये सब देखकर कुलदीप जैसे तैसे खुद को रोक रहा था। उसे वैसे ही नव्या का मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। ऊपर से उसके सामने ही डिजाइनर और फोटोग्राफर उससे इस तरह से पेश आ रहे थे। तभी एक पोज के बीच में डिजाइनर बोला, ब्लाउज का स्ट्रैप तुम्हें थोड़ा नीचे करना है, लाओ मैं ही कर देता हूं। इतना कहते हुए नव्या के बालों को हाथ से ठीक करके डिजाइनर ने उसके ब्लाउज की पतली स्ट्रैप को कंधे से नीचे उतार दिया। स्कर्ट की बेल्ट ऐसे नीचे आनी चाहिए, यहां थोड़ा साइड में। ये कहते हुए अब उसने कमर पर बंधी बेल्ट को सेट करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो कभी नव्या को कमर से पकड़कर घुमा देता तो कभी उसकी पीठ पर हाथ लगा देता। ये सब देखकर कुलदीप के सब्र का बांध अब टूटने को था। गुस्से से लाल चेहरा लिए कुलदीप ने मुट्ठी बांधी। नव्या के गले में लटका लॉकेट उसके क्लेविश तक आ रहा था। उसे ठीक करने के लिए जैसे ही डिजाइनर ने हाथ आगे बढ़ाया, कुलदीप ने आकर अपने एक हाथ से डिजाइनर का हाथ रोक लिया। गुस्से से लाल आंखें, माथे पर पसीना और चेहरे पर रोष के साथ कुलदीप ने कहा, हाउ डेयर यू, ये क्या कर रहा है? ऐसे शूट करवाते हैं? वो खुद भी अपने कपड़े ठीक कर सकती है, दूर से बात नहीं कर पाता। इतना कहते हुए कुलदीप ने डिजाइनर को धक्का दे दिया। वो पीछे रखे काउच पर जाकर गिरा। अभी वो संभल कर उठने ही वाला था, उतनी देर में कुलदीप ने एक हाथ से डिजाइनर का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। स्टूडियो में मौजूद लोग एक के बाद एक करके कुलदीप को डिजाइनर से दूर करने की कोशिश करने लगे। वहां लोगों की आवाजें गूंजने लगी, छोड़ो, कौन है वो? अंदर किसने आने दिया इसको? तभी अपना कॉलर संभालते हुए और एक हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए डिजाइनर ने दबे गले से कहा, कोई गार्ड को बुलाओ। नव्या भागकर कुलदीप के पास आई। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कुलदीप क्या कर रहे हो? कुलदीप छोड़ो इन्हें। स्टूडियो में मौजूद और लोगों के साथ नव्या भी कुलदीप से डिजाइनर को छोड़ने के लिए कहने लगी। वो बोली, हटो कुलदीप। इसके बाद गार्ड और क्रू ने कुलदीप को पकड़कर डिजाइनर से अलग किया। कुलदीप से छूटने के बाद डिजाइनर का गला दर्द करने लगा और उसे खांसी आने लगी। काउच पर कांपता हुआ डिजाइनर एक हाथ से अपना गला पकड़े और दूसरे हाथ से गाल सहलाता घबराया और हैरान था। डिजाइनर ने पूछा, कौन है ये? नव्या, क्या ये तुम्हारे साथ है? गार्ड तब तक कुलदीप को बाहर ले जा चुके थे। स्टूडियो के बाकी सभी लोग डिजाइनर को संभालने लगे। नव्या ने सबसे माफी मांगी और बोली, आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर नव्या कुलदीप के पीछे पीछे भागती हुई स्टूडियो के बाहर आ गई। नव्या को लगने लगा था कि कुलदीप उसे लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होता जा रहा था। वहीं कुलदीप नव्या की बेफिक्री से हैरान था और गुस्सा भी था। उसने इतना खुला माहौल पहले कभी नहीं देखा था। वो इतने गुस्से में था कि उसके मुंह से निकल गया, क्या बकवास है, ये किस तरह का काम है? कोई ऐसे कैसे किसी लड़की को छू सकता है? मेरा बस चले तो मैं उस डिजाइनर और फोटोग्राफर के हाथ तोड़ देता और ये शूट ही रुकवा देता। और तभी उसे अंदर से अचानक कुछ तेज आवाज आई, किसी के चिल्लाने की, जैसे किसी को चोट लगी हो। ये सुनकर कुलदीप एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है अंदर। क्या थी वो आवाज? क्या इस बार भी कुलदीप का कहा सच हो गया था? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड। नव्या को लगने लगा था कि कुलदीप उसे लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव होता जा रहा था।
वहीं कुलदीप नव्या की बेफिक्री से हैरान था और गुस्से में भी। उसने इतना खुला माहौल पहले कभी नहीं देखा था। वो इतने गुस्से में था कि उसके मुंह से निकल गया, क्या बकवास है, ये किस तरह का काम है? कोई ऐसे कैसे किसी लड़की को छू सकता है? मेरा बस चलता तो मैं उस डिजाइनर और उस फोटोग्राफर के हाथ तोड़ देता और ये शूट ही रुकवा देता। और तभी अंदर से अचानक तेज आवाज आई, किसी के चिल्लाने की, जैसे किसी को चोट लगी हो। ये सुनकर कुलदीप एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है अंदर। वो बाहर खड़ा सोच ही रहा था कि तभी नव्या बाहर आई और गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से देखो कितना बड़ा बवाल हो गया, और ऊपर से फोटोग्राफर और डिजाइनर के हाथ पर रॉड गिरने से चोट भी लग गई। मेरी शूट रुक गई। अब तो बहुत खुश होगे तुम। नव्या के ये शब्द सुनकर कुलदीप को जैसे झटका लगा। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? उनके हाथ में चोट लग गई और शूट रुक गई? ये सुनकर झल्लाई हुई नव्या ने पूछा, हाँ, पर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया है तुम्हें कुलदीप? तुम ऐसे तो कभी नहीं थे। कुलदीप ने नव्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम भी तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या होता जा रहा है? उसकी लाल आंखों में गुस्सा और दुख दोनों ही साफ नजर आ रहे थे। उसने नव्या की बाहों को जोर से पकड़ते हुए सवाल किया, क्या होता जा रहा है मतलब? कुलदीप गुस्से में बोला, ये काम करती हो तुम इस तरह से? वो डिजाइनर तुम्हें छू रहा है, बदसलूकी कर रहा है और तुम करवा रही हो? क्या इस तरह की दुनिया तुम्हें पसंद है? नव्या ने अपनी बाह दूसरे हाथ से छुड़वाते हुए कुलदीप को समझाने की कोशिश की। देखो कुलदीप, ये सब तुम्हारे लिए अजीब हो सकता है, लेकिन यहाँ की दुनिया ऐसी ही है। मुझे आदत हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ या यहाँ सभी लोग गलत हैं। इतना कहते हुए नव्या स्टूडियो चली गई। कुलदीप ने उसे रोकने की कोशिश की, अरे सुनो तो, पर आगे के कुछ शब्द जैसे उसके मुंह में ही दबकर रह गए। वो एक बार फिर मेरा कहा सच हो गया, पर इस बार मैं ये दिल से नहीं चाहता था, मैंने तो बस गुस्से में बोला था। ये कहते हुए कुलदीप थोड़ा दुखी हो गया। अब कुलदीप के पास वहां से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कुलदीप ऑटो में बैठ गया और दोनों वहां से निकल गए। पर न राजीव को न ही कुलदीप को पता था कि एक काला साया जो कुलदीप का कब से पीछा कर रहा था, वो ऑटो के ऊपर ही बैठा था और उनकी बातें सुन रहा था। राजीव कुलदीप को गोरेगांव ले आया। कुलदीप ने उसे पैसे दिए। तभी राजीव की नजर कुलदीप के गले में लटके चेन पेंडेंट पर गई। वो सुनहरे रंग का गोल पेंडेंट था। पेंडेंट की बाहरी डिजाइन सूर्य की किरणों की तरह थी और अंदर तिकोने आकार में कुछ बना था। पेंडेंट कम, यंत्र ज्यादा लग रहा था। पेंडेंट को देखकर राजीव बोला, आपका ये पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है। कुलदीप ने छाती पर लटके पेंडेंट को देखा और बताया, अरे ये तो मैं पिछले 6 महीनों से पहने हूँ। मैंने एक भूखे बाबा को खाना खिलाया था, उन्होंने मुझे बदले में ये पेंडेंट दे दिया। मुझे सुंदर लगा तो मैंने पहन लिया। राजीव को पैसे पकड़ाते हुए कुलदीप ने आगे बताया, उन्होंने बताया कि ये पेंडेंट चमत्कारी है। ये सुन राजीव ने पूछा, तो हुआ कुछ चमत्कार? कुलदीप ने जवाब दिया, बस भैया उसी का इंतजार कर रहा हूँ, चलिए कल मिलते हैं। ये कहते हुए राजीव ऑटो लेकर वहां से चला गया और कुलदीप अपने कमरे में आ गया। आज कुलदीप को घर पर कुछ बनाने का मूड नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ खाए पिए ही सुबह का अलार्म लगाकर सो गया। पर थोड़ी देर में कुलदीप सोकर उठ चुका है और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा चारों तरफ घना अंधेरा था और वो एक जंगल के बीच बनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर था। उसके सामने एक बड़ी सी खाई थी। उसे अंधेरे में कुछ काले सायों ने घेर रखा था जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इस अंधेरे में उनकी लाल आंखें चमक रही थी। वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर कुलदीप बुरी तरह घबरा गया। वो साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और कुलदीप पीछे की ओर। अचानक वो साए बुरी तरह से उसके पीछे भागने लगते हैं और कुलदीप उनसे डरकर भागता है। भागते भागते कुलदीप अचानक ही उस पहाड़ी के एकदम कोने पर आ गया।
और उसके पास और भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और अचानक उसका पैर फिसला और वो उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगा और उसकी चीखें सन्नाटे को चीरने लगी। वहीं उन सायों की हंसी उस पहाड़ी में चारों तरफ गूंज रही थी। तभी कुलदीप के कमरे में अलार्म क्लॉक बज उठी। उसकी आंख खुली और वो पसीने में तरबतर था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस सपने का मतलब क्या है। पर इस समय कुलदीप का एक चीज पर ध्यान नहीं गया कि उसके गले में पड़ा वो सुनहरा लॉकेट चमक रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। कुलदीप ने फोन उठाकर देखा, ये बॉस का कॉल था। उसने तुरंत बोला, गुड मॉर्निंग सर। उसके बॉस मेहता ने कहा, गुड मॉर्निंग कुलदीप, आज तुम्हें थोड़ी जल्दी ऑफिस आना होगा। कल कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम पहले चले गए थे। 8 बजे ऑफिस में मिलते हैं। ओके सर। ये कहते हुए कुलदीप ने फोन रख दिया। घड़ी में 7 बज चुके थे। कुलदीप ने राजीव को जल्दी बुलाने के लिए फोन लगाया, लेकिन राजीव 9 बजे से पहले घर से निकलता नहीं था। इसलिए उसने न आने के लिए ऑटो खराब होने का बहाना बना दिया। कुलदीप बहस करते हुए बोला, रात तक तुम्हारा ऑटो चकाचक था, अचानक खराब हो गया। झूठ बोल रहे हो ना? मुझे पता है तुम आना नहीं चाहते। तुमने बताया था मुझे कि तुम 9 बजे से पहले किसी का काम नहीं करते, लेकिन आज आ जाओ भैया, जरूरी है। राजीव ने मजबूरी जताते हुए कहा, अभी नहीं आ सकता साहब। ये सुनते ही कुलदीप बोल दिया, ठीक है मत आओ, सच में तुम्हारा ऑटो खराब हो जाए, मैं कैसे भी चला जाऊंगा। कुलदीप को घर से बाहर निकलते ही एक ऑटो मिल गया और वो समय पर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में कुर्सी पर बैठे मेहता ने कुलदीप को अंदर आने को कहा। आओ कुलदीप, वेरी गुड मॉर्निंग, बैठो। सामने की कुर्सी खींचकर कुलदीप बैठ गया और बोला, सर आपने जल्दी बुलाया, कोई खास बात है क्या? मेरे अलावा और कोई नहीं आया अभी तक। उसके बॉस मेहता ने जवाब दिया, हाँ रजत भी आता ही होगा। मेहता ने जल्दी क्यों बुलाया, इसका अंदाजा कुलदीप को हो रहा था, लेकिन वो मेहता के मुंह से ये बात सुनना चाहता था कि उसे मेहता ने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने को बुलाया है। हाथ में पेन लिए मेहता ने उसका ढक्कन बंद किया और हंसकर पीछे खिसकते हुए बोला, कुलदीप थोड़ा इंतजार करो, सब बताता हूँ। तभी वहाँ रजत भी आ गया और बोला, हेलो सर। हेलो कुलदीप। कुलदीप ने कहा, हाय। कुलदीप के बगल की कुर्सी खींचते हुए रजत बैठ गया। बॉस ने मुस्कुराकर दोनों को 2 पल शांत होकर देखा। बुलाया क्यों गया है ये दोनों को नहीं पता था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे का चेहरा असमंजस की नजर से देखा। मेहता ने दोनों को देखते हुए पूछा, मैंने क्यों बुलाया यही जानना चाहते हो ना? फिर उसने लंबी सांस लेते हुए बोला, बधाई हो, ये प्रोजेक्ट तुम दोनों को मिल गया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे खुशी से चमक गए। उन्होंने आगे कहा, कुलदीप प्रोजेक्ट को लीड करेगा और तुम रजत उसे इसमें असिस्ट करोगे। तभी रजत ने पूछा, लेकिन सर प्रोजेक्ट तो केवल एक को ही मिलने वाला था। ये सुनकर मेहता ने जवाब दिया, नहीं, दरअसल मैंने तुम लोगों को पूरी बात नहीं बताई थी। प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए इसमें अभी और लोगों को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल कुलदीप इसे लीड करेगा, इसलिए उसे प्रिविलेज भी ज्यादा मिलेगा। कुलदीप को बधाई देते हुए रजत ने कहा, बधाई हो कुलदीप, मुझे पता था कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। उन दोनों को बुलाया गया, लेकिन यश को नहीं। रजत के मन में यह ख्याल आया और उसने मेहता से पूछा, लेकिन सर यश? उन्होंने बताया, यश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, उसे हम कुछ और जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। कुलदीप को यश के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। उसने बात बदलते हुए कहा, तो सर कब से काम शुरू करना है? कुलदीप ने बड़ी ही सहजता से सवाल किया। एहसासों में डूबा रहने वाला कुलदीप चेहरे के भावों को जल्दी नहीं बदलता था, उसमें स्थिरता थी। बस नव्या के मामले में वो अपने व्यक्तित्व से थोड़ा भटक जाता था। मेहता ने उन्हें बताया, हमें इसी हफ्ते शुरू करना है, फिलहाल तुम लोगों के पास 4 दिनों का समय है। कुलदीप ने रजत और मेहता से हाथ मिलाया और एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहा। दोनों मेहता के केबिन से बाहर आ गए। कुलदीप ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी माँ को देना चाहता था। उसने फोन मिलाने में देर नहीं करी। फोन लगते ही वो बोला, हेलो। हेलो अम्मा, प्रणाम। उसकी आवाज सुनकर अम्मा बोली,
हेलो दीपू, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है बेटा? कुलदीप ने चहकती आवाज में अम्मा को बताया, हाँ अम्मा, सब बढ़िया है, तुम्हें खुशखबर सुनानी रहे। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने उत्साह से सवाल किया, खुशखबर क्या जी? तब कुलदीप ने उन्हें बताया, अम्मा, हमको एक तो बड़का काम मिला है, अब तू हाल बिटवा और अच्छा पैसा कमाई। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई और कहने लगी, जयराम जी की हमें बहुत ही खुशी हुई रही, तुम खूब तरक्की करो। तुम्हारे पिताजी को भी बताते हम, वो तो खुशी से फूलों न समाई। बाकी अगर हुई सके तो एक दो बार आ ही जाओ, बहुत समय से नहीं देखा। और हाँ, उन लड़का के बारे में भी जल्दी पता करके बता दी हो। उनकी बात का जवाब देते हुए कुलदीप ने अम्मा से कहा, ठीक अम्मा, हम रखते, बाकी मौका लगेगा तो आई जाइए, तुम परेशान न होना, हमने पता लगावे खातिर बोल दिया है। कुलदीप अम्मा से कुछ नहीं छिपा पाता सिवाय अपने हालातों और सैलरी के। कुलदीप ने अपने परिवार को दुगुनी सैलरी बताई थी। अम्मा से बात करने के बाद वो नव्या को इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन फोन करने से बेहतर मिलकर बात करना उसे सही लगा। इसलिए उसने शाम को काम पूरा करने के बाद उससे मिलने का प्लान बनाया। नव्या को फोन पर उसने शाम को मिलने के लिए बोल दिया था। शाम को कुलदीप ने राजीव से ऑफिस आने के लिए कहा तो उसे राजीव ने बताया कि ऑटो सच में खराब हो गई थी। उसने सुबह झूठ बोला था क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन जब वो काम पर निकलने के लिए ऑटो लेने गया तो उसमें कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे सही करवाने के लिए गैराज में छोड़ कर आया है। इतना सुनना था कि कुलदीप के दिन भर का उत्साह चिंता में बदल गया। वो फिर उन्हीं बातों में घुलने लगा। उसे लगा कि उसकी निकली एक गलत बात ने उसके दोस्त का नुकसान कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब सच है। वो जानना चाहता था कि उसके मुंह से निकली बातें कैसे सच हो सकती थीं। वो खुद से सवाल कर सकता था, पर नव्या से नहीं, वरना यूं ही वो फिर से रूठेगी और उसे हमेशा की तरह उसको मनाना पड़ेगा। इस बार नव्या को बहुत दिनों बाद वो अच्छी खबर देने वाला था, इसलिए उसे नाराज नहीं करना चाहता था। वर्ली में दोनों ने एक कैफे में मिलने का प्लान किया। ऑटो ने कैफे के गेट के सामने कुलदीप को उतारा। कुलदीप अंदर गया तो नव्या वहां नहीं थी। उसकी लोकेशन लेने के लिए कुलदीप उसे फोन करने ही वाला था, तभी पोल्का डॉट वाली सफेद ड्रेस में कैफे में अंदर आती नजर आई। वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। कुलदीप हमेशा की तरह इस बार भी उसे बस देखता ही रह गया। नव्या के आने पर कुलदीप ने उठकर उसके लिए कुर्सी पीछे खींची और जेंटलमैन की तरह उसे बैठने का इशारा किया। खुश लग रहे हो कुलदीप, क्या बात है? नव्या ने हंसते हुए कहा, तुम बैठो तो सही, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। ये कहता हुआ कुलदीप नव्या के सामने अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नव्या ने मेज पर हाथ रखकर उस पर अपनी नुकीली ठोड़ी साधी और पूछा, गुड न्यूज क्या? आज वो भी काफी अच्छे मूड में थी। कुलदीप ने नव्या को बताया कि वो एक खास प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था और वो उसे मिल गया। उसने बताया कि इससे उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये सब सुनकर नव्या भी काफी खुश हुई। नव्या का हाथ अपने हाथों में लेकर कुलदीप ने कहा, नव्या, काम शुरू करने में अभी 4 दिन बाकी हैं। माँ बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए। तुम चलना चाहोगी? नव्या के चेहरे के भाव थोड़ा बदलने लगे। तभी कुलदीप अपनी बात जारी रखते हुए बोला, नव्या, मुझे ऑफिस की तरफ से 5 बार फ्लाइट से घूमने का मौका मिलेगा। पहली बार में मैं घर जाना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी चलो, परिवार वाले तुमसे मिल लेंगे। फ्लाइट में बैठने की नव्या की बरसों की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने कुलदीप के साथ बादलपुर जाने के लिए हाँ कह दी। अगली सुबह दोनों को निकलना था। आखिर क्या है राज कुलदीप के सपने का और उस सुनहरे लॉकेट का? क्या बड़े शहर की नव्या, जो इससे पहले कभी गांव नहीं गई, कैसा रहेगा उसका गांव का सफर? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड।